जो चीज मैं बताती हूँ हमेशा वो ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आप पहले ये देखोगे कि कौन सी एक्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तो क्लियरली लिखा ही हुआ है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड, डिस्कस। बताओ, लिख के दिखाओ ये। आंसर लिखना स्टार्ट करो। पढ़ के आए हो? लिखो, फिर मैं बताऊंगी कैसे लिखना। दूसरा, the partner who is expelled will cease to be liable to the third party for the act of the firm done after expulsion. Analyze. मन्नत, मैंने बच्चों को प्रिंट आउट्स दिए हैं कुछ। ठीक है। आप आए नहीं थे तो मैं आपके साथ पीडीएफ जो है वो शेयर कर रही हूँ। आप उसके, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी कौन से आपने रेफर करने हैं, वो पढ़ लेना पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। ओके मैम। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिख रहे हो ना? क्वेश्चन लिख लो बेटा, अपने लिए लिख लो ना। कोई नहीं, चाहे उसके पीछे लिख लो ये जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हैं फाइल्स, क्योंकि इस बारी का है, ये सितंबर का पेपर है। तो यू शुड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो है, नहीं जगह है, थोड़ी सी है ना, लिखो। मन्नत बेटा, आप भी क्वेश्चन लिखो। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आंसर द फॉलोइंग। नंबर वन। पहले बच्चे थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन भी दोगे? मैं कह रही हूँ एक अपने तरीके से लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं पूरा समझाती हूँ कैसे। ये क्वेश्चन
एक क्वेश्चन आपको भेज रही हूँ। देखते हैं। कर लिया मुंजी? कर लो, 5 मिनट और ले लो। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा दिव्या? मैंने स्पेशली कहा था क्वेश्चन लिख दो। लिया दिव्या? करें डिस्कस? थ्री मार्क्स का है इसका डिपार्टमेंट। एग्जैक्ट 20 मार्क्स का है। और देखो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने तुम्हें भी बोला हो कि
मैंने स्टार्टिंग से बताया नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सारे अब देख लेना वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इवन मैंने उनको ये भी लिख के दिया था एलएलपी में कि क्या क्या करना है और वो भी एग्जैक्टली सेम पेपर आएगा। इट्स जस्ट दैट कि देखो मैं तो गाइड कर सकती हूँ पर करना कैसे है, लर्न कैसे करना है, और मतलब अगर आप अभी से लर्न करना शुरू कर दोगे ना तो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ फॉर यू। आज छोड़ दोगे ना कि हम कल को लर्न करेंगे, वैसे तो तुम में से कोई मुझे ऐसा बच्चा दिखता नहीं है टचवुड, तुम सारे ठीक है सीरियस हो, ठीक है। पर वही है कि दिसंबर में एग्जाम है कॉलेज के, सबने एडमिशन ली है कॉलेज में, तो वही है ना, अभी से जितनी तैयारी खींचोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। आ जाओ। Referring to the provisions of the Indian Partnership Act, answer the following. If the partner is otherwise expelled, the expulsion is null and void. तो बच्चे इसको स्टार्ट कैसे करोगे? मैंने खोला था ना पार्टनरशिप का, अच्छा ये रहा। तो बच्चे सबसे पहले तो क्या करोगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 of the Indian Partnership Act 1932, a partner other expelled otherwise as laid down in the above mentioned provision, yeah, as per other than the provisions mentioned herein is absolutely null and void, full stop। फिर आप लिखोगे पार्टनर में नंबर 2 में कैसे लिखना है देखो, ये तो सिंपल सीधा सीधा ही पेपर था, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग ऐसे करोगे, एज एज पर द प्रोविजंस ऑफ, ये प्रोविजंस नहीं, एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन ऑफ, आज सीधा लिखो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1942, ऐसे लिख सकते हो अगर आपको सेक्शन याद है तो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एनी expulsion made otherwise is null and void, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़नी है, लीव वन लाइन, नेक्स्ट। तो अभी भी एक पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ एग्जामिनर की मर्जी है कि वो तुम्हारे को नंबर दे या अंडा दे दे, तो रोना मत कि मैं तो सब सही लिख के आया हूँ, लिख के आई हूँ। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो अगर इसमें आपने सेक्शन लिखा है सो यू विल हैव टू अंडरलाइन सेक्शन 33 पेपर, so that the examiner knows okay this child knows it, ठीक है। नहीं लिखा सेक्शन चलेगा, गलत सेक्शन जिसने लिखा मेरे पेपर में, मैं सही में पूरी तरह इतना मोटा डंडा लेके हाथों पे मारूंगी तुम्हारे। किसी ने रॉन्ग सेक्शन नहीं लिखना, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर द सेक्शन, डोंट राइट इट, बट व्हेन आई एम टेलिंग यू कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जस्ट लर्न दो सेक्शंस ओनली। वो तो हो सकता है बट अगर जिसको नहीं याद रहते इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट कोट रॉन्ग सेक्शन में, ठीक है। फिर आप बताओगे नेक्स्ट लाइन में, अ पार्टनर मे बी expelled, may be expelled from the partnership if the following conditions are fulfilled, और फिर हम देंगे अपना ये पूरा प्रोविजन। मन्नत दिख रही पीडीएफ, तो पार्टनर मे नॉट बी Yes, एक्सपेल्ड, ma'am. हाँ, या फिर इट ही मे बी, जैसे हमने ऊपर लिखा ना, मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है दे आर ओके एंड इट इज डन इन गुड फेथ, ठीक है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। एंड नेक्स्ट बेटा, ये यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि प्रोविजंस ऑफ दिस, अब यहाँ पे नहीं करना, अब आपने उसके बाद क्या लिखना है देखो, यहाँ पे हमारे को बोला गया था 1 2 3 वाली प्रोविजन, ये वाली, फिर लायबिलिटी आ जाओ, ये नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट पार्ट था ना, नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो ना, जो अब 2 नंबर का था उसमें आएगा ये आंसर, तो हमने सेकंड वाला नहीं भी लिखा तो चलेगा। फिर आप ये लिखोगे या तो सीधा एनालिसिस लिखोगे, द पावर ऑफ एक्सपल्शन, जैसे हमने क्या स्टार्ट करना था, ये देखो
ऐसे लिखना था, पार्टनर में बी एक्सपेल्ड when yeah if the power of number one, the power of expulsion must have existed. Next is exercised by majority and in good faith and in bona fide interest of the business. तो तीन चीजें होगी. If the above three things are there, then the expulsion is valid. ठीक है, is valid या is good भी लिख सकते हो, full stop. फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट लाइन में बेटा फिर एक कंक्लूजन भी आएगी. आपको जरूरी नहीं ऐसी हेडिंग्स देनी है, कंक्लूजन नहीं भी दोगे तो चलेगा. सो आप कंक्लूजन में ये लिखोगे, इफ द अबव प्रोविजंस आर नॉट कंप्लाइड विद, देन द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड. ठीक है, ये लिखनी तीन चीजें जरूरी है. इंट्रोडक्शन, मेन आंसर एंड देन 2 लाइन्स अबाउट कंक्लूजन. कंडीशंस बता दी. हाँ, तो 3 कंडीशन हमने बता दी. मतलब एक सेकंड, क्वेश्चन ये थोड़ी नहीं कह रहे नल क्यों अवॉइड करूं. क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर को अगर तुम उस इन कंडीशंस के अलावा, ये क्या हो गया, इन कंडीशंस के अलावा अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो वो नल एंड वॉइड है. तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि सेक्शन 33 की प्रोविजंस के अलावा अगर आप पार्टनर को निकालोगे तो वो नल एंड वॉइड है बेटा. ये लिखा हमने भी आंसर में. ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, द पार्टनर इज एक्सपेल्ड will cease to be liable to the third party for the acts of the firm done after expulsion analyzed. तो आ जाओ, इसमें हम आंसर क्या देखेंगे ये बता. रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटायरिंग की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, एक्सपेल्ड पार्टनर या एक्सपेल्ड पार्टनर या पार्टनर हु हैज बीन एक्सपेल्ड या एक्सपेल्ड फ्रॉम द बिजनेस या पार्टनरशिप may be discharged from any liability to third parties for the act done before his expulsion. ठीक है, by any agreement made by him with such third party and the partners. ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तो तुम बोल सकते हो अग्रीमेंट से वो जो है डिस्चार्ज हो सकता है. दूसरा कह रहे हैं एक्सपल्शन अगर रह भी रही है तब भी ही एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल as partners to the third parties for any act done by them which would have been the act of the firm before his expulsion until public notice is given. तो इम्पोर्टेंट क्या है, यही चीज लाइन. उसके बाद अगर तो थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि तुम पार्टनर थे, अगर एक्सपेल भी हो गए विदाउट गिविंग नोटिस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो तुम लायबल नहीं हो. ठीक है, तो यही बात है बच्चा. 2 पॉइंट्स. फिर अब इसमें कैसे लिखोगे आंसर, देखो कैसे लिखोगे. As per the provisions of Section 33 of the Indian Partnership Act, a partner shall be, partner who is expelled will cease to be liable to the third party for the act of the firm done after expulsion if the following criteria is satisfied. Number one, क्या था बेटा, if there is an agreement between the partner and third party and other remaining partners. ठीक है, that after his expulsion he will still no more be liable for the acts of the third party. ठीक है, towards the act of the third party, then he shall be discharged. Second है, if there was a public notice which was served after his expulsion, then also he will cease या discharge हो जाएगा. लास्ट लेकिन एक और पॉइंट क्या था, बट इफ अदर पार्टी डिड नॉट हैड एनी नोटिस ऑफ यू बीइंग अ पार्टनर एंड इवन इफ देन यू वर एक्सपेल्ड, देन तब तो तुम लायबल हो ही नहीं. फिर कंक्लूजन क्या लिखोगे कि बेटा अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि तुम पार्टनर हो, तुम्हारे को एक्सपेल कर दिया गया, तो क्या तुम कभी भी लायबल हो गए थर्ड पार्टी के लिए? नहीं. हाँ, नोट क्या लिखोगे. ठीक है, सो a partner who is expelled shall be ceased to be liable to the third party in case any of the above conditions या aforementioned provisions have been satisfied. लेकिन ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप कंक्लूजन को अवॉइड भी कर सकते हो, चलेगा. 2 लाइन में इंट्रोडक्शन एंड देन आंसर, क्योंकि तो सीधी प्रोविजंस पूछी गई हैं. ठीक है, चलेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन भेज दिया आपको, ठीक है। Referring to the Indian Partnership Act, answer the following. Ram and Shyam are partners in the firm styled as RS and Company. Gopal, a renowned businessman, and their common friend Ram introduced Gopal to Sundar as a supplier to the firm as a newly joined partner. सुन लो कहानी क्या हो रही है, सुन। कह रहे राम और श्याम पार्टनर्स थे, ठीक है, किस कंपनी के, आरएस के। ओके, गोपाल एक बिजनेसमैन था, ठीक है, और उनका फ्रेंड भी था, ठीक है। राम जो है उसने सुंदर के सामने, सुंदर कौन, एक सप्लायर है, उसको ये बोल दिया कि गोपाल जो है ना वो पार्टनर है। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, पार्टनर बाय स्टोपल दिख रहा है? हाँ जी। गोपाल, knowing that he is not a partner, prefer to keep quiet in such introduction. वो चुप रहा। तो अब है ना पार्टनर बाय स्टोपल और होल्डिंग आउट, यस। This information about Gopal being a partner of the firm was shared by Sundar with another businessman Madhav. अब माधव को भी बोल दिया कि अच्छा ये जो गोपाल है ना, जिसको जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो इस कंपनी का पार्टनर है भाई। तो क्या हुआ होगा, माधव को तो लगा होगा कि यार ये तो इतना अमीर मोटी पार्टी है, इसको तो हम आराम से क्रेडिट पे माल बेच सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है सुंदर सप्लाइड the raw material on credit and Madhav lent 5 lakhs to the firm for a short period on the understanding that Gopal is a partner of the firm. ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद ऑन ड्यू डेट्स देखो है क्या, कितना इजी कंसेप्ट है लेकिन कितना घुमा के दिया हुआ है, लॉ में पंगा ये है। ऑन ड्यू डेट्स द फर्म फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स बोथ, ना ही उन्होंने माधव को पैसे दिए, ना ही उन्होंने जो दूसरा था सुंदर को उसको पैसे दिए, ठीक है। Advise Gopal whether he is liable to Sundar and Madhav for the aforesaid liability of the firm. तो अब इसका केस स्टडी टाइप आंसर समझेंगे। आपको दिख रही बेटा पीडीएफ, सॉरी वर्ड फाइल, मन्नत? मैम वर्ड फाइल नहीं विजिबल मैम, ठीक है सॉरी। है, दिख रहा है ना मैं जो रब कर रही हूँ? यस मैम। तो पार्टनर बाय स्टोपल बच्चे हमारे को सेक्शन कौन सा किया मैंने, 28, यस। तो लिखोगे बेटा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, याद है तो ठीक है, 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पूरा लिखेंगे 1932, ठीक है। और एनी पर्सन, डेफिनेशन लिखोगे एनी पर्सन हु हैज, क्या क्या, या तो खुद बताया या चुप रहा या दूसरे बंदे को ऐसे बताया कि वो पार्टनर है, ठीक है ना। सो ही इज अ पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट, फुल स्टॉप। देन आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या आएगा, फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या आएंगे बेटा, लिखो। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस में आप बताओगे कि राम एंड श्याम जो है वो क्या था, पार्टनर्स थे आरएस एंड कंपनी के। गोपाल उनका एक फ्रेंड था और एक बिजनेसमैन था। ही वाज एडमिटेड, मतलब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन से ही उठा के लिखना है, बट पूरी केस स्टडी नहीं लिखनी है। हाँ समरी लिखनी है उसकी, इंपॉर्टेंट है। नहीं वो लाइंस डिफाइंड नहीं है, बट बच्चे क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगे, एक बच्चे ने तो क्वेश्चन भी लिख दिया आगे, यार थोड़ा अप्लाई योर ब्रेन लिटिल बिट। ऐसे लिख सकते हो, राम एंड श्याम वर टू पार्टनर्स इन अ फर्म आर इन कंपनी एंड गोपाल वाज अ बिजनेसमैन हु वाज अ कॉमन फ्रेंड। राम इंट्रोड्यूस्ड whom, क्या नाम है उसका, गोपाल एज अ पार्टनर टू सुंदर एंड who in turn told it to Madhav, and Sundar supplied so and so amount of goods on credit and Madhav he lent 5 lakhs to the firm and the firm failed to repay the amount, ठीक है। सो उसके बाद क्या लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए ना, सेम क्वेश्चन वाले, इसमें तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। एंड में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। हाँ कंक्लूजन में लिखोगे एज गोपाल had acted या showed that he was a partner, ठीक है, so therefore he is a partner as sorry partner by Stropel or holding out, therefore he is liable, to yes liability of so and so Madhav and
सुंदर भी बेटा, सुंदर ने गुड्स दिए, सो ही इज इक्वली लायबल एंड ही विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस और ट्रांजैक्शन। चलेगा? इजी लग रहा है? प्रेजेंटेशन समझ आ रही है? Yes, sir. बाकी आपको क्वेश्चंस इसलिए मैंने आज दे दिए हैं, यूजुअली मैं पहले देती नहीं थी, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बेटर है कि अगर अभी साथ क्या देती रहूं तुम्हें, Yes, sir. ठीक है, एंड में, क्योंकि मेरे को लगता नहीं सारे बच्चे फिर पढ़ पाते हैं। Yes, sir. आज नेक्स्ट, on admission of a new partner, Amar agreed to be liable for the existing debts of the firm referred to as old debts। समझ रहे हो? एडमिशन वाले टाइम पे उसे कह दिया कि पुराने जो डेट्स थे वो भी मैं दे दूंगा। यस, by the firm on an agreement signed by all partners including Amar। Examine whether Amar will be liable in a suit filed by the creditor against the firm and existing partner for the recovery of old debt of the firm। तो बताओ। यस। Yes. तो ये कौन सा हमारा है सेक्शन? याद है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को खुद भी जैसे एडमिशन का याद नहीं है। एक सेकेंड, एडमिशन का 30 है, 31 है, 31 है। तो as per the provisions of section 31, if you remember, otherwise as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, an incoming partner is the one, any partner can be introduced in the firm as a new partner with the consent of all the partners। तो बच्चे प्रोविजन दोगे नीचे, ठीक है, एक लाइन नीचे छोड़ दिया आपने, फिर एक प्रोविजन दोगे कि if an incoming partner agrees in writing with the other partner that he is going to take up all the liabilities existing or the old debts of the firm, so he is liable for the same, since the agreement was signed by him along with the other partners and agreed with the third party। इंपॉर्टेंट बात थी ना, हमने कहा था कि थर्ड पार्टी के साथ भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे, करी थी कि नहीं? Yes. ये देखो, agrees to be liable for the obligations incurred by the firm prior to the date the new firm, including the new partner who joins it, may assume a liability of the existing debt and the creditor may agree to accept it। आ गया ना? पर important क्या है? The consent, creditor's consent is important and everybody's agreement sign is also important। तो ये innovation आ जाती थी, टर्म याद है? हाँ, तो इस केस में ही कैन, तो यहाँ पे बच्चा भी देखो, But लेकिन इस केस में जो हाँ। पुराने partners हैं हाँ। और जो हमारे दोनों सभी हाँ सब होंगे, ये तो नहीं होती है। नहीं सब होएगा, चारों होंगे। हाँ, तो इसके बाद साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो आप कहोगे अब यहाँ पे इन द गिवन केस Amar was introduced as a new partner who agreed to take up the existing debts of the firm, ठीक है, which was signed by all but the consent of the creditor। अब यहाँ पे consent of the creditor और एंड ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर खुद, हाँ ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं लिया गया। तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या है, दैट द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर शुड आल्सो बी ऑब्टेन। इफ द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर हैज बीन टेकन देन इवन अमर इज लायबल, अदरवाइज नॉट। तो आप इस तरीके से दे सकते हो आंसर, ताकि आप कहीं गिरो ना, ठीक है ना। अब हमें क्या पता इन्होंने कंसेंट लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि इससे तो सबके ऊपर करा ना केस, ठीक है। Last next is Suman, having 10% share in the property of 200 lakh of a firm, retires from the firm on 31st March। retirement का है बेटा। The firm continues with the business thereafter without final settlement of the accounts between the existing and the retired partners and earned a profit of 10 lakhs। तो क्या होगा बताओ? इसको अपना शेयर भी मिलेगा even after retirement, क्योंकि सेटल नहीं ना हो अकाउंट। देखो विदाउट सेटलमेंट हाँ इंटरेस्ट तो मिलेगा बहुत टाइम अभी। फिर इसके बाद सुमन इन हर ओन इंटरेस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप फर्म ऑन दिस पॉइंट क्लेम्ड 3 lakhs फ्रॉम द फर्म towards the use of her share in the property and profits of the firm, which was rejected by the partners। There is no contract between the partners contrary। देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ऐसा था कि हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि अगर कोई पार्टनर गया और तुमने फाइनल अकाउंट्स नहीं सेटल किए उसके, तो he will be taking that share, ठीक है। तो 10 lakhs में बच्चे वो अपना 10% का शेयर लेगी ये जो भी है, ठीक है। पूरे साल का है ना, हाँ। तो 10% का 10 लाख तो 1 लाख होता है, 1 लाख होता है वो लेगी। और उसके बाद इंटरेस्ट भी लेगी अपने इसके ऊपर 200 लाख के ऊपर 6%। एक रुको ना बेटा, ये देखो उसे इन्वेस्टमेंट कितनी की थी कैपिटल की? 2 लाख, 200 लाख। तो 20 लाख तो ये उसने क्या है 200 लाख बेटा वो भी तो दिया है ना, पैसे दिए हैं फॉर्म में, ठीक है।
और 10 लाख से 1/3 सॉरी 10% इसका भी प्रॉफिट बनता है 1 लाख का। तो 10% प्रॉफिट का इंटरेस्ट अच्छा सॉरी, हैविंग 10% शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ 2 lakhs, सॉरी 200 lakhs का 10% तो 20 है। हाँ ठीक है, 20 के ऊपर बेटा 10 प्रॉफिट सॉरी ठीक है 6%। हाँ ठीक है, 6 to the 12 ना। हाँ 1,20,000 प्लस 1 लाख 2,20,000 ले सकती है वो। सिर्फ यही बोलोगे कि एक तो क्या वो अपनी जो प्रॉपर्टी यूज करने का पूरे साल का 6% का, और जो उसका प्रॉफिट हुए उसका अपना हिस्सा 10% ले सकती है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। रिटायरमेंट का 32 है। हाँ, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल विद अग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड एंड या विल पे, अगर जब भी इंटेंशन टू रिटायर है नोटिस देके। ठीक है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस में आएगा इन द अबव केस सो एंड सो सुमन जो है हैविंग 10% शेयर इन द 200% जो भी है, मतलब विच इज इक्वल टू 20 lakhs इन द फर्म, जो है उसने क्या किया बेटा, उसने क्या, शी रिटायर। ठीक है, एंड उसके जो बुक्स हैं वो सेटल नहीं हुए थे, तो बच्चे यहाँ पे याद, इन केस वो कहाँ गया, इफ द बुक्स आर नॉट सेटल्ड, आ जाओ। लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, मतलब यहाँ पे अब हमने देखा है, इधर आओ। कहाँ पढ़ा था हमने वो पार्ट, कहाँ गया जो ये वाली बात कर रहे थे। वो लास्ट हाँ बताना, ये रहा ना, राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द, अच्छा नहीं ये कंप्लीटिंग बिजनेस नहीं है बेटा, इन सर्टेन केसेस, ये रहा। ठीक है, ये वाला था। हाँ, तो बच्चे आप कह रहे हैं यहाँ पे वेर एनी मेंबर हैज डाइड और अदरवाइज बिकम अ पार्टनर, तो यहाँ पे सेक्शन 37 आएगा फिर। तो आप कहोगे ऊपर तो लिखोगे जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज 32 एंड आउटगोइंग पार्टनर की राइट्स जो है 37 में गिवन है, जहाँ पे ये बोला गया है कि जहाँ पे फाइनल सेटलमेंट नहीं हुई है, ठीक है, देन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द आउटगोइंग पार्टनर एंड हिज एस्टेट इज लायबल is entitled for what, which is share of profits made since this thing and his share of property जो भी यूज किया गया at the rate 6%। तो therefore end में क्या लिखोगे, conclusion that Suman can take what 20 lakhs के ऊपर 6% प्लस 10 lakhs के ऊपर 10%, इतना जो है वो क्लेम कर सकते हैं एंड हिज क्लेम इज व्हाट बाइंडिंग ऑन द फर्म। ठीक है दिव्यम, गुड। एक क्वेश्चन और डायरेक्ट था 7 मार्क्स का, एक से। बस यार एक से ढूंढ लो, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। कोई नहीं, मैं मैम को मैसेज कर दूंगी कुछ। State the circumstances in which court may add suit of the partner dissolve the firm under the provisions of the Indian Partnership Act। तो कौन सा केस है ये, सूट फाइल्ड है, तो वॉलंटरी है कि कंपल्सरी है, ये बता दो, बताओ। एक स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच कोर्ट में एड अ सूट, मतलब केस फाइल किया किसने, पार्टनर ने, डिसॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आ जाओ दिखा देते, ये तो हमने डायरेक्ट किया था क्वेश्चन। ये लो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट का पूछा ना बेटा। ये देखो, एट विच कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर डिसॉल्व,
तो कह रहे कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर डिसॉल्व द फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ये सारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, Yes, sir. 7 नंबर का है तो 7 के 7 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है, Yes, yes, sir. डायरेक्ट था। Yes. देखो अगर पढ़ा होता तो इजीली आई थिंक इट वाज वेरी इजी टू मैनेज एंड स्कोर 20 on 20, नॉट अ वेरी बिग थिंग। कितने को इकट्ठे